हेलो एवरीवन। आई होप बढ़िया है सबके सब। आई वेलकम यू ऑल टू द जोश बैच। और लास्ट के दो चैप्टर्स हम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज। ऑलराइट, तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आज के हमारे दो टॉपिक्स। फर्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या क्या टाइप की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी में कैसे कैसे आपको पैटर्न्स नजर आते हैं, डाइवर्सिटी को हार्म क्यों हो रहा है, उसे कंजर्व कैसे करते हैं, कितने कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं। और फिर हम शिफ्ट करेंगे ऑन द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज पे जब हम जाएंगे तो बहुत बेसिक आउटलाइन है इस चैप्टर का, जनरल सा चैप्टर है सारा का सारा। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब क्या क्या होता है। तो लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बायो मतलब क्या होता है। व्हेन वी लुक एट द टर्म बायो, तो बायो वर्ड आता है लिविंग्स के लिए। और डाइवर्सिटी वर्ड का क्या मतलब है? वैरायटी। वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएशन का मतलब होता है डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी टर्म है, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। इन्होंने इसको पॉपुलराइज कराया। अब अगर हम ये बात करें कि डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, तो वेरिएशन तो कितने सारे लेवल पे हो सकता है। अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो अर्थ पे जितने ह्यूमंस है सारे होमोसेपियंस हैं, लेकिन क्या सारे आइडेंटिकल दिखते हैं? नहीं, कितना वेरिएशन है उनके अंदर। तो एक स्पीशीज के अंदर बहुत वेरिएशन हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास हो सकता है किसी एक एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो, किसी दूसरे एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा हो। इसके अलावा किसी एक एरिया में हो सकता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कम हो, कहीं पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ज्यादा हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स दिख रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट लेवल इज नोन एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर, इन अ सिंगल स्पीशीज वी कैन शो हाई डाइवर्सिटी। कहाँ पे? जेनेटिक लेवल पे। एक ही स्पीशीज के अंदर जेनेटिक लेवल पर आपके पास बहुत सारी डाइवर्सिटी हो सकती है, तो उसको हम सिंपली बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया की अगर हम बात करें तो अराउंड 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस हैं, 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। एक प्लांट है रोवुल्फिया वोमिटोरिया। रोवुल्फिया वोमिटोरिया जो है हिमालयन प्लांट है, और इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इको टाइप्स के बारे में, कि जेनेटिकली अडेप्टेड एक न्यू पॉपुलेशन है, तो हल्के हल्के अलील्स का डिफरेंस होता है वहां पे। तो वही चीज यहाँ पर है, रोवुल्फिया वोमिटोरिया। एक्टिव केमिकल है इसका रेसपाइन। अलग अलग इनके मेंबर्स में रेसपाइन का वेरिएशन मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अलील्स का डिफरेंस होगा। तो एक ही स्पीशीज के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सारा इस कैटेगरी में आता है। सेकंड अगर हम देखें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, मतलब हमने कहा कि भाई कुछ एरिया में टाइप्स ऑफ स्पीशीज कम होती हैं, कुछ एरिया में टाइप्स ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती है। तो वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी कम है। सिमिलरली अगर मुझे कंपेयर करना हो
तो अगर मैं मान लेते हैं मेघालय है, तो मेघालय की अगर मैं डाइवर्सिटी देखूं जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ बहुत सारी टाइप की स्पीशीज मिलेंगी। अगर मैं उसको कंपेयर करूं जैसलमेर के डेजर्ट से, तो ऑब्वियसली जैसलमेर के डेजर्ट में कम स्पीशीज है, वहाँ ज्यादा स्पीशीज है, तो वो गई आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड देन कम्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहते हैं, कि कितने टाइप के इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, और अगर कंपेयर किया जाए नॉर्वे को, तो ऑब्वियसली इंडिया के पास डेजर्ट्स हैं, इंडिया में रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के साथ जाएंगे तो कोरल रीफ्स मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस डेल्टा के पास जाएं तो मैंग्रोव्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और केरला के साइड पे रेन फॉरेस्ट है। जैसलमेर के साथ जाएंगे, राजस्थान के एंड पे, गुजरात के एंड्स पे जा रहे हैं, डेजर्ट्स भी मिल सकते हैं वहां पे हमें। एस्टुअरीज हैं, वेटलैंड्स हैं, अल्पाइन मेडोज, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो अल्पाइन मेडोज हैं, अल्पाइन टुंड्रा रीजन्स आ जाते हैं। नॉर्वे से कंपेयर करेंगे, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन उस रीजन को बोलते हैं, तो वहां पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको अल्पाइन मेडोज मिल जाएंगे, आपको हल्का फुल्का कोस्टल एरिया मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। तो एक ही स्पीशीज के अंदर की डाइवर्सिटी, एक ही स्पीशीज के अंदर की डाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक जगह और दूसरी जगह में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कितने टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, दैट इज योर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसी कम्युनिटी डाइवर्सिटी के तीन पार्ट्स हैं कि आप कंपैरिजन कर किसका रहे हो। अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, तीनों ही कम्युनिटी डाइवर्सिटी के टाइप्स हैं। अल्फा डाइवर्सिटी की अगर आप बात करते हो तो यू आर स्टडिंग द डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये एक कोई एरिया है, सिर्फ इस एरिया के अंदर की डाइवर्सिटी को आप अगर देखोगे तो वो आपका कहलाएगा अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इट इज बिटवीन नेबरिंग कम्युनिटीज। एरिया 1 और एरिया 2 के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, दिस इज अ बीटा डाइवर्सिटी। एरिया 2 और एरिया 3 के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, दिस इज अ बीटा डाइवर्सिटी। और अगर आप सारी कम्युनिटीज को एक साथ कंपेयर करोगे, इस एक एरिया का स्पीशीज 1, एरिया 2, एरिया 3, सबको कंपेयर कर लो एक साथ, एक साथ पूरी स्टडी हो रही है, तो ये पूरा हो गया हमारा गामा डाइवर्सिटी। तो विद इन अल्फा, in between beta, and among all of them becomes your gamma diversity। फिर हम आते हैं IUCN पे। 11th में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर भी ये चीज दी हुई है, दैट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इन्होंने बताया कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज अराउंड 1.7 मिलियन टू अराउंड 1.8 मिलियन। इतनी वास्ट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसमें से रफली 1.2 मिलियन हमारे पास एनिमल्स हैं और अराउंड 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट्स हैं। दिस इज रफली 22% ऑफ द डाइवर्सिटी, दिस इज रफली 70% ऑफ द डाइवर्सिटी। और एनिमल्स के अंदर भी वी हैव अराउंड 1.025 मिलियन इंसेक्ट्स। तो पूरी डाइवर्सिटी में से मैक्सिमम आर एनिमल्स, एनिमल के अंदर भी मैक्सिमम आर इंसेक्ट्स।
रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग 7 मिलियन की डाइवर्सिटी है जो अभी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमें उसमें से 1.7 के बारे में पता है। ये जो 1.7 मिलियन की डाइवर्सिटी हम बात कर रहे हैं, दिस इज टैक्सोनॉमिकली नोन, साइंटिफिकली नोन डाइवर्सिटी है। इनके बारे में हमें पता है। और जो 7 मिलियन है वो रॉबर्ट में की एक्सपेक्टेड डाइवर्सिटी है। तो बहुत कम परसेंटेज है जिसके बारे में अभी हमें पता है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है जिसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। इंडिया के स्पेशल रेफरेंस में हम देखें बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो 2.4% जो लैंड का एरिया है पूरे वर्ल्ड का, वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है। वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 8.1% की जो डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की, वो इंडिया से रिकॉर्डेड है। तो एरिया कम है और उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम ज्यादा डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ब्राजील है हमारा, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, माडागास्कर है। ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका एरिया तो बहुत कम है, लेकिन वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंट्रीज को हम मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कहते हैं। क्या? जो कंट्रीज का साइज छोटा है लेकिन डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उन्हें मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया की पोजीशन इज 8th आउट ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। अब मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का नंबर और भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में पहले जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज थी उसमें से इंडिया की रैंक 8th हुआ करती थी। ब्राजील स्टैंड्स एट फर्स्ट पोजीशन। सोच सकते हो क्यों? करेक्ट, ब्राजील के पास amazon रेन फॉरेस्ट का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है। एंड amazon रेन फॉरेस्ट इस चैप्टर में हम देखेंगे आगे, amazon रेन फॉरेस्ट हैज द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, that nearly 45,000 species of plants की 45,000 species and twice मतलब around 90,000 species of animals have been recorded from India. इंडिया से ही अराउंड 45,000 प्लांट्स और 90,000 एनिमल्स को रिकॉर्ड किया गया है, डिस्कवर हुए हैं वो इंडिया में। ये पाई चार्ट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के, पाई चार्ट्स को हमें मेमोराइज करना जरूरी है। इनवर्टिब्रेट्स के लिए सबसे मैक्सिमम ग्रुपोज ऑफ इंसेक्ट, फॉलोड बाय मॉलस्क, देन क्रस्टेशियंस, और बहुत छोटा सा सेगमेंट है ये जिसमें बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। वर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी को you can memorize according to the classification scheme in anti-clockwise direction. ये सबसे लार्जेस्ट आर ऑफ फिशेस। फिशेस के बाद नॉर्मल एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं? PARAM, परम, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमिलिया। तो इसको रिवर्स में वैसे याद कर सकते हो, पाइसेस, फिशेस को हम साइंटिफिकली बोलते हैं पाइसेस, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, वर्ड के लिए हम एव्स वर्ड लगाते हैं, और फिर मेमिलिया। तो PARAM, परम इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो मैक्सिमम है फिशेस। फिशेस के बाद वी हैव बर्ड्स, बर्ड्स के बाद वी हैव रेप्टाइल्स, वी हैव एम्फीबिया एंड प्लांट्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स में सबसे मिनिमम है लाइकन्स, फॉलोड बाय एल्गी, फंगस, मॉसेस हमारे हो गए ब्रायोफाइट्स, फर्न्स हो गए हमारे टेरिडोफाइट्स, फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म। अब मन में सवाल आता है कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स कहाँ गए? एंजियोस्पर्म्स लिख दिया, लाइकन्स लिखा है,
एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट लिखा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स नहीं लिखा। तो उसका बस ये रीजन है कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स हैव अराउंड 700 टू 900 स्पीशीज। तो 0.5 मिलियन प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है में से इनकी परसेंटेज बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटी परसेंटेज है, इसलिए इनको पाई चार्ट में कहीं भी रिजेंबल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स के लिए इंसेक्ट, मॉलस्क, क्रस्टेशियंस। वर्टिब्रेट्स में परम, स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। और प्लांट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स किसका बना है? एल्गी और फंजाई का। फिर क्लासिफिकेशन में कौन आते हैं? ब्रायोफाइट्स। फिर कौन आता है? टेरिडोफाइट। फिर जिम्नोस्पर्म आते हैं, लेकिन नंबर बहुत कम है तो पाए में उनको कोई जगह नहीं मिली। फिर आ गए एंजियोस्पर्म। और ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी दिख रही है हमें? फंजाई की और एंजियोस्पर्म्स की। फंजाई की डाइवर्सिटी का राज काइटिन की वॉल। इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी का राज काइटिन का एक्सोस्केलेटन। तो काइटिन एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है। एंजियोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी का राज सीड बनाया, सीड के चारों तरफ एक फ्रूट की कवरिंग बनाई, अपने पॉलिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाए, कलरफुल बनाया, उनको नेक्टर दिया, उनमें खुशबू डाली, इवन ऑर्गेनिज्म को एग ले करने की जगह दी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है कि क्यों किसी की डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाती है। फिर हमारे पास आता है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पैटर्न्स देखने को मिलते हैं हमें? तो सबसे पहला जो है हमारे पास दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड क्या डिस्कस किया था हमने? इक्वेटर से पोल्स पे आप जाते हो तो वो आपका लैटिट्यूड का ग्रेडियंट है। और हमने कहा था जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है या जैसे जैसे किसी भी लैटिट्यूड पर आपकी हाइट बढ़ती है, आप माउंटेन्स की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर गिरता है। टेम्परेचर गिरने से डाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होंगे दोनों ही केस में बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। आप इक्वेटर पे रहो बहुत डाइवर्सिटी है, पोल्स पे जाओ डाइवर्सिटी कम है। फिर आप किसी भी लैटिट्यूड पे अगर लो लाइंग एरिया पे हो, प्लेन्स में हो, तो डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। उसी एरिया में कहीं कोई पहाड़ है, तुम पहाड़ के ऊपर जैसे जैसे जाओगे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स दिए। कोलंबिया बिल्कुल इक्वेटर के पास है। इट हैज अराउंड 1400 बर्ड स्पीशीज। 1400 डिफरेंट टाइप की बर्ड स्पीशीज हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, सब ट्रॉपिकल कंट्री है, अराउंड 1200 बर्ड स्पीशीज। थोड़ा सा और नॉर्थ में जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ये इक्वेटर के पास है और ग्रीनलैंड पोल के पास है। तो लैटिट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। न्यूयॉर्क हैज अराउंड 105 बर्ड स्पीशीज, ग्रीनलैंड हैज ओनली 56 बर्ड स्पीशीज। So as your latitude increases, your diversity is decreasing. Alright? Diversity decrease होती जा रही है। और ऊपर से सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर एक फॉरेस्ट को हम कंपेयर करें फ्रॉम अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, इक्वाडोर भी ट्रॉपिकल है, उसको अगर आप कंपेयर करो मिड वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए से। मिड वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए कहाँ है हमारा? टेम्परेट रीजन। और इक्वाडोर क्या है हमारा? ट्रॉपिकल रीजन। तो कितना डिफरेंस लिखा है इन्होंने? 10 टाइम्स का डिफरेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी में ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी में इतना लार्ज डिफरेंस है वहां पे। क्यों आ रहा है डिफरेंस? आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। मैक्सिमम डाइवर्सिटी Amazon रेन फॉरेस्ट। ऑल द डेटा हैज टू बी मेमोराइज्ड। प्लांट्स की बात करते हैं तो मोर देन 40,000 स्पीशीज। इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो मोर देन 1,25,000 स्पीशीज। फिशेस की अगर हम बात करें तो अराउंड 3,000 स्पीशीज। एम्फीबियंस की, मैमल्स की 427 स्पीशीज। रेप्टाइल्स 378, बर्ड्स 1300।
तो धीरे 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 सारी की सारी डेटा को मेमोराइज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक नोट दिया एनसीईआरटी ने। साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करते हैं, तो एक रिसर्च से भी पता चला है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है हमारे, देयर माइट बी एट लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट्स। 2 मिलियन इंसेक्ट्स अब आज की डेट में भी ऐसे होंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। स्टिल दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। इतनी लार्ज डाइवर्सिटी है रेन फॉरेस्ट के अंदर। रेन फॉरेस्ट आर वेरी हार्ड टू एक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से रेन फॉरेस्ट में सारी रिसर्च कर लोगे। बहुत सारी डिफिकल्ट कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं वहां पे। तो बहुत डिफिकल्ट है वहां पे कोई भी चीज को डिस्कवर करना। मैन वर्सेस वाइल्ड सबने देखा होगा कभी ना कभी। तो कितनी अनलिवेबल कंडीशंस हैं फॉर ह्यूमंस रिसर्च कैरी आउट करना। कई बार साइंटिस्ट बोर्नियो के जंगल में, इंडोनेशियन जंगल्स में, वो 100-100 फीट, 150-150 फीट जो माउंटेन्स के बीच में खाइयां होती हैं, पासेस होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर जाते हैं डाइवर्सिटी ढूंढने। कई बार वो केव्स के अंदर जाते हैं। कितनी ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जो केव्स के अंदर से होती हैं, और वो जानवर बिल्कुल वैसे से हैं जैसे आज से कई मिलियन साल पहले थे। जिस टाइम पर उनके पास आज भी आइस जैसा कोई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, स्किन पे कोई पिगमेंटेशन ही डेवलप नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों? कि वो हमेशा से केव्स में रहे, केव के बाहर की दुनिया नहीं पता उनको। तो ये सारी की सारी डाइवर्सिटी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रॉबर्ट मे का एस्टिमेट इतना ज्यादा है। एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि वेरियस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2020 से 5050 मिलियन की डाइवर्सिटी हो सकती है, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है। इतनी वास्ट डाइवर्सिटी जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। फिर आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इस पे जो काम है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था, जिनको हमने कहा था फादर ऑफ इकोलॉजी। ही वॉज अ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर, और साउथ अमेरिका में बहुत काम किया इन्होंने। और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरी प्रपोज करी? इन्होंने कहा दैट विद इन अ रीजन, एक रीजन के अंदर स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है योर डाइवर्सिटी, योर टाइप्स ऑफ स्पीशीज। कितने टाइप की स्पीशीज, अगर किसी एक एरिया में 10 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं तो वहां की स्पीशीज रिचनेस विल बी मोर एज कंपेयर टू एन एरिया जहां खाली 3 टाइप की स्पीशीज। तो इन्होंने कहा कि एक एरिया के अंदर योर स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे आप एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जाती है, बट अप टू अ लिमिट। ऑब्वियसली एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं क्रॉस कर पाओगे आप। एक एरिया था, उसमें पहले कम पौधे मिल रहे थे, आपने कहा नहीं मैं थोड़े और बड़े एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ, तुमने एरिया थोड़ा बड़ा कर लिया, वहां पे थोड़े और ज्यादा स्पीशीज आ गई उसके अंदर, तुमने एरिया और बड़ा किया और ज्यादा स्पीशीज आ जाएंगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद उस रीजन में जब तुम एरिया बड़े करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कोई नई स्पीशीज ऐड नहीं हो रही होगी तुम्हारी लिस्ट में। नंबर तो इंक्रीज होगा उनका, लेकिन कोई नए टाइप की स्पीशीज ऐड नहीं होती। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम टाइप की बात कर रहे हैं, हम उनके नंबर्स की बात नहीं कर रहे कि मेंबर कितने हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन्यूमरेशन। एक बार नोट्स खोल के देखो अपने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के, तो वहां पे हमने कहा था 2 चीजें आती हैं स्पीशीज के कंपोजिशन में, आइडेंटिफिकेशन और एन्यूमरेशन है। आइडेंटिफिकेशन इज ऑफ स्पीशीज रिचनेस, कितने टाइप की स्पीशीज है, ना कि नंबर ऑफ मेंबर कितने और हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक एरिया में जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा आपकी स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ लिमिट। दिस रिलेशनशिप बिटवीन रिचनेस एंड एरिया, it turns out to be a rectangular hyperbola.
even though it does not resemble exactly like a hyperbola, but this is written in the NCERT that it is a rectangular hyperbola. So we will not negate it, we will memorize it as such. log स्केल पे देखें तो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a आता है, और नॉर्मल स्केल में देखें तो s इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर z, इसी को log में चेंज किया तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a बन जाता है। और कैसी इक्वेशन दिख रही है ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के आती है। तो यहाँ पे S इज फॉर स्पीशीज रिचनेस, कितने टाइप की स्पीशीज है, नंबर काउंट नहीं करना। मान लो तुमने एक एरिया लिया, अब वहाँ पे धनिया के 100 पौधे हैं, तो तुम उसको 100 नहीं, तुम 1 ही लोगे, स्पीशीज सेम है। मैंगो के 2 ट्रीज हैं सपोज, तुम 2 नहीं, अब नेक्स्ट तुम्हारा नंबर क्या हो गया, एक धनिया की स्पीशीज है, एक मैंगो की स्पीशीज है। वहाँ पे 10 नीम के ट्रीज हैं तो 10 नंबर नहीं है, 3 होगा अब। तो जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है, यू आर नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स, रादर यू आर काउंटिंग की डाइवर्सिटी कितनी बढ़ रही है, टाइप कितने इंक्रीज हो रहे हैं। ए इज द एरिया, जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप से क्या पता चलता है, स्पीशीज पर यूनिट एरिया पता चलेगा, इसी को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। एंड सी इज योर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब पहला एरिया लिया मैंने, अब वहां पे मान लो 2 स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ग्राफ मेरा 0 से नहीं, ग्राफ मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से। तो जो वाई एक्सिस है, जितना आप स्टार्ट करते हो वो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। एनसीईआरटी की ही इमेज है, इसी से देखते हैं हम। एस इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर जेड, एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन इंक्रीज हो रहा है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, सैचुरेशन सा आ रहा है। एज द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन इंक्रीजेस, स्पीशीज रिचनेस ऑल्सो इंक्रीजेस, बट अप टू अ लिमिट। और इसी को लॉग में चेंज कर दिया तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अगर आप एक छोटा एरिया लेते हो तो z की वैल्यू कम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ ब्रिटेन में प्लांट्स को स्टडी किया है, या कैलिफोर्निया में बर्ड्स को स्टडी किया, या न्यूयॉर्क स्टेट में सिर्फ मॉलस को स्टडी किया, तो ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, दे आर स्मॉलर एरियाज, z की वैल्यू कम आती है। अगर आप पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स को ले लो, कॉन्टिनेंट इज वन लार्ज लैंड मास comprising of multiple countries, comprising of multiple biomes, comprising of multiple diversity, तो 0.6 से 1.2 के बीच में रेंज आती है। और इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है ऑफ फ्रूगीवोरस, फ्रूगी फ्रूट, वोरस खाना, फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स का इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। बायोम की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा बायोम एक कंट्री का नहीं होता, बायोम फैला हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के पास भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एशिया के पास भी है। तो इतने सारे लोगों के पास है ना, बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो वहां पे डाइवर्सिटी कम्स आउट टू बी अराउंड 1.15, इस अराउंड की डाइवर्सिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्टीपर स्लोप उतना हाई जेड की वैल्यू, मतलब उतना ज्यादा स्पीशीज पर यूनिट एरिया आपको मिलेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे डाइवर्सिटी कम होती है। इसके अलावा जब आप एरिया एक्सप्लोर करते हो तो जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ेगा, पहले तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे वो कांस्टेंट होने लग जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको कोई नई टाइप ऑफ स्पीशीज नहीं मिलेगी। क्लियर है? ऑलराइट, फिर हर बार हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पर है, ट्रॉपिक्स पर। ऐसा क्यों?
तो इसके 3 रीजन है। पहला रीजन, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीसिएशन मतलब स्पीशीज का बनना टाइम का फंक्शन है, ठीक है। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स subjected to frequent glaciations in the past। क्या कहना चाह रहे हैं? टेम्परेट एरियाज में ग्लेशिएशन बहुत ज्यादा हुआ है। ग्लेशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्लेशियर्स का बनना और ग्लेशियर का पिघलना दोनों काउंट होता है। ग्लेशियर फॉर्म हो रहा है तो भी ग्लेशिएशन, और अगर ग्लेशियर ब्रेक हो रहा है तो भी ग्लेशिएशन। तो टेम्परेट रीजन्स में ग्लेशिएशंस बहुत हुए हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के आसपास का एरिया, it has remained relatively undisturbed for millions of years। ट्रॉपिक का एरिया मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहां पे ना कभी ऐसे ग्लेशियर बने ना कभी ग्लेशियर पिघले। तो ऑब्वियसली अगर आपका एनवायरनमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए सेम रहा, एनवायरनमेंट चेंज ही नहीं हुआ, तो स्पीशीज स्टेबलाइज हो पाई, वो अपने अपने फंक्शंस को परमानेंट कर पाए, और ज्यादा डिफरेंट अपने से स्पीशीज को क्रिएट करा पाए। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन, स्पीशीज डाइवर्सिफाई हो पाई। अब मान लो टेम्परेट एरिया है, वहां पे कोई वाटर बॉडी है, वहां की कोई डाइवर्सिटी थी। अब ठंड पड़ने लग गई धीरे धीरे, ठंड बढ़ती जा रही तो क्या होगा, वो लेक जमने लग जाएगी। अब लेक जमती जा रही है तो उसकी जो एक्वेटिक डाइवर्सिटी है वो तो मर जाएगी ना सारी की सारी। इसी का रिवर्स, मान लेते हैं वहां पे कोई ग्लेशियर था, उस ग्लेशियर के ऊपर कोई ग्लेशियल सॉइल डेवलप हो गई, और वहां पे कुछ लाइकन्स, मॉसेस और कुछ टेरेस्ट्रियल वहां पे लोग आके रहने लग गए। ऐसा ग्लेशियर की हम बात करें जो बिल्कुल किलोमीटर्स तक नीचे डेप्थ में जमा हुआ है। अब धीरे धीरे वहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ग्लेशियर की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, सॉलिड ग्लेशियर की, वो पूरा वाटर बॉडी में चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेट एरियाज में क्योंकि बहुत ग्लेशिएशंस हुए हैं, तो पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज कभी बहुत लंबे टाइम तक डाइवर्सिफाई नहीं हो पाई, वो बहुत ज्यादा अपने आप को फैला नहीं पाई, अपना एवोल्यूशन ज्यादा नहीं कर पाई। ट्रॉपिक्स में ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो ट्रॉपिक्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डेवलप होती गई। दूसरा रीजन, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स जो हैं अनलाइक टेम्परेट्स दे आर लेस सीजन। ट्रॉपिकल के लिए लिखा है इन्होंने, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर लेस सीजनल। अब कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल नेचर है वहां पे, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है तो उससे नीश स्पेशलाइजेशन में मदद मिलती है। नीश हमने क्या कहा था, फंक्शनल रोल। ऑब्वियसली आपका ज्यादा एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो आपका एक फंक्शनल रोल धीरे धीरे फिक्स होता चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय नीश स्पेशलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत डाइवर्सिटी चेंज होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि आज को एक ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर है, कल एकदम से उसको कार्निवोर बनना पड़ रहा है, फिर हो सकता है एक टाइम आए कि बेचारे को स्कैवेंजर बन के रहना पड़ जाए। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रॉपिक्स में चीजें बहुत कांस्टेंट चलती गई, तो एक तो डाइवर्सिटी इंक्रीज हो पाई, और हर डाइवर्सिटी का फंक्शन धीरे धीरे बहुत परमानेंट और बहुत स्पेशलाइज्ड होता गया, को एवोल्यूशंस अच्छे से हो पाए। डिफरेंट टाइप के प्रिडेशंस, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारे को एवोल्यूशन, म्यूचुअलिज्म्स, प्रोटो कोऑपरेशन, ये धीरे 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 डेवलप होते गए। लास्ट रीजन, हर चीज किस पे डिपेंडेंट है कि भाई कितनी एनर्जी है वहां पे। एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। ट्रैप कौन करेगा, प्लांट्स। तो ऑब्वियसली जहां पे सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा है, विच इज योर ट्रॉपिक्स, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है तो ज्यादा डाइवर्सिटी। भाई टेम्परेट्स में या पोल्स पे हम जाते हैं तो वहां पे क्या है, लाइकेंस, मॉसेस, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ज्यादा फूड चेन सस्टेन नहीं कर पाते। ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी बहुत लार्ज है, प्रोड्यूसर्स की भी, तो बहुत सारी फूड चेन,
बहुत सारे फूड वेब डेवलप हो पाते हैं, तो डाइवर्सिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ही होगी। ये 3 पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी हैं। ट्रॉपिक से पोल पे जाओ, डाइवर्सिटी कम हो रही है। एरिया बढ़ाते जाओ, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। और हर बार डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा क्यों थी? पहला, ज़्यादा ग्लेशिएशन नहीं हुए, स्पीसीज डाइवर्सिफाई हो पाई। दूसरा, कांस्टेंट एनवायरनमेंट था, लोगों ने अपना फंक्शन स्पेसिफाई कर लिया, तो नीश उनका फंक्शनल रोल स्पेशल हो गया। थर्ड, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी इक्वेटर्स पे आती है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा फूड चेन्स और फूड वेब्स वहां पे सस्टेन हो पाते हैं। क्लियर है? फिर ऐसा क्या है, मतलब क्यों चाहिए डाइवर्सिटी? तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने इसका भी जवाब दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के आंसर्स दिए उन्होंने। उन्होंने बताया कि अगर हम बात करते हैं एक स्टेबल इकोसिस्टम की, तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेबल इकोसिस्टम के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। आप कैसे बोलोगे कि एक इकोसिस्टम स्टेबल है या नहीं? तो पहला क्राइटेरिया, इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। आज अगर उस एरिया में 10 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो अगले साल वो एकदम से ऐसा ना हो कि वो 70 पे चली जाए, फिर अगले साल एकदम से 50 पे आ जाए, फिर एकदम 20 हो जाए, फिर 100 पे चला जाए। हर साल प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। कम है तो एटलीस्ट कम ही रहे। आज इस साल 10 है, अगले साल 9 आ जाए, फिर अगले साल 9.8 आ गया, कभी 10.2 आ गया, कभी 10.5 आ गया, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलनी चाहिए डाइवर्सिटी की। इट हैज टू बी मोर और लेस कांस्टेंट। दूसरा, इट शुड बी रेजिस्टेंट या रेजिलियंट टू डिस्टर्बेंसेस, चाहे नेचुरल डिस्टर्बेंस हो, चाहे मैनमेड डिस्टर्बेंस हो। किसी भी टाइप का उस एरिया में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो या तो रेजिस्टेंट हो, उसको फर्क ही ना पड़े, या फिर वो रेजिलियंट हो। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप अपने नॉर्मल स्टेट से हट गए, लेकिन कितने जल्दी आप बैक टू नॉर्मल हो पाते हो, उसे कहते हैं रेजिलियंस। टू कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज रेजिलियंस। तो आपके इकोसिस्टम की पहली बात तो वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 है तो 10 के आसपास चले, 70 है तो 70 के आसपास चले। ये नहीं कि आज 100 है, अगले साल 200 चला गया, उसके अगले साल सीधा 50। एंड थर्ड, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये एक पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे आगे। इट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों डाइवर्सिटी का लॉस होता है। एक कोई एलियन स्पीशीज एक एरिया में आती है, उसे वो एरिया इतना पसंद आ जाता है, वो बहुत रैंडमली बहुत रैपिडली ग्रो करने लगते हैं, और जो लोकल मेंबर्स थे वो मरने लग जाएंगे। तो इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन। अगर कोई फॉरेन मेंबर आ रहा है, तो उससे उसको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, राइट? ये 3 चीजों से एक इकोसिस्टम स्टेबल माना जाता है। पहले साइंटिस्ट जिनका जिक्र है यहाँ पे वो है डेविड टिलमैन। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज्यादा सालों तक 8-8 10-10 साल के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन्होंने, यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। रियल लाइफ के प्लॉट में, रियल लाइफ के एरिया में इन्होंने किसी प्लॉट पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रखी, कहीं पे डाइवर्सिटी कम रखी, और एक्चुअल डेटा निकाला वहां से। तो इनको क्या जवाब मिला? प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। जहां पे भी डाइवर्सिटी ज्यादा थी, वहां प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन कम से कम था। प्लस जहां डाइवर्सिटी ज्यादा थी, वहां नेचुरली प्रोडक्टिविटी ज्यादा भी आई। तो दोनों चीजें इन्होंने दिखाई कि डाइवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी, बायोमास जो बन रहा है वो तो ज्यादा है ही, प्लस उसका फ्लक्चुएशन भी कम है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट हम उन स्क्रूज को कहते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं।
एक बार अगर आपने उनको निकाल लिया तो आप रीयूज नहीं कर सकते रिवेट को। तो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे पॉल अर्लिच, उन्होंने पूरे एक इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया, एक हवाई जहाज को पूरा एक इकोसिस्टम माना, और उसमें जो बहुत सारे आपके रिवेट्स हैं, जो बहुत सारे रिवेट जो स्क्रू लगे हैं, हर एक स्क्रू को एक स्पीशीज से कंपेयर किया। अब तुम सोचो, तुम घर में अपना आराम से बैठे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और तुम थोड़ी देर बाद न्यूज देखो, न्यूज में लिखा है कि भाई अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर एंट की, चींटी की एक कोई स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट करार कर दी गई। तुम्हारी जिंदगी पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर वो एक एंट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, तो वो जिस भी फूड चेन का पार्ट होगी या जिस भी इकोसिस्टम का पार्ट होगी, उस इकोसिस्टम को हाउस ऑफ लिटिल कुछ तो डैमेज होगा उसके जाने से। आज की डेट में अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग से एक बहुत बड़ा खतरा है कि जो हमारे कोरल रीफ्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हैड द बिगेस्ट कोरल रीफ जो कि स्पेस से भी विजिबल था, अब उनकी डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, इतना माइन्यूट सा टेम्परेचर बढ़ता है जो हमारे बॉडी में हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ये छोटे से वेरिएशन से कोरल रीफ डैमेज हो रहे हैं। कोरल रीफ डैमेज होने की वजह से वहां की एक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है। तो धीरे 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 एक चेन रिएक्शन सेट हो जाती है, और वो चेन रिएक्शन है जो जाके फिर हमें हार्म करेगी। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यही बताता है, पॉप करना मतलब निकालना। तुम हवाई जहाज में बैठे हो, तुम और तुम्हारे दोस्त सारे हवाई जहाज में जाके बैठ गए। अब हवाई जहाज में एक दोस्त ने बोला कि चलो ठीक है, स्क्रू बढ़िया लग रहा है, निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो सोने के स्क्रू थे सारे के सारे, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड, बढ़िया गोल्ड का स्क्रू है। एक स्क्रू तुमने कहीं, तुम्हारे दोस्त ने निकाला, अपने सीट से एक स्क्रू निकाल लिया। अब वो जो अपने सीट का एक स्क्रू उसने निकाला है, तो उससे पूरे प्लेन को अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उसकी सीट की स्टेबिलिटी पे थोड़ा फर्क आएगा। ऐसे ही कोई दोस्त है, वो बैठा है, उसने अपने विंडो की उसका स्क्रू निकाल लिया। अब विंडो का अगर स्क्रू निकाला तो वो ज्यादा खतरनाक है। फिर कोई दोस्त है जो प्लेन का विंग है, उसका स्क्रू निकाल बैठा, वो और ज्यादा खतरनाक है। तो खतरा है, ये तो पक्की बात है, लेकिन कब कौन सा स्क्रू आप निकालो और पूरा इकोसिस्टम चरमरा जाए, पूरा इकोसिस्टम आपका तहस नहस हो जाए, ये डिपेंड करता है। तो ये पॉल अर्लिच ने कहा था कि एवरी स्पीशीज हैज सम इम्पोर्टेंस। उसके एक्सटिंक्ट होने से कोई ना कोई खतरा तो आएगा, चाहे छोटा खतरा हो चाहे बड़ा खतरा हो। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, देर आर सम स्पीशीज जिनको हम लेबल करते हैं एज कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन का मतलब होता है किसी चीज की बिल्कुल जान होना। तो कीस्टोन ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं इफ दे आर डैमेज्ड, if they are damaged, complete ecosystem will be destroyed. Complete ecosystem will be destroyed. हर इकोसिस्टम का अपना कीस्टोन मेंबर होता है। कहीं पे हो सकता है क्रोकोडाइल कीस्टोन होगा, कहीं पे टाइगर कीस्टोन होगा, कहीं पे हनी बीज कीस्टोन होंगी। तो कोई फिक्स लेवल भी नहीं है और कोई फिक्स टाइप का मेंबर भी नहीं है। इकोसिस्टम की स्टडी से पता चलता है कि वहां पे कौन सा वो एक मेंबर है जिसके हटते ही पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय, उनको कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, वो जान है उस जगह की। फिर जैसा हमने कहा था, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो कितना रहा है। तो अर्थ पे ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी लॉस फर्स्ट टाइम हो रहा है। लार्ज स्केल पर जब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं तो उनको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शंस। तो देयर हैड बीन 5 मास एक्सटिंक्शंस ऑन अर्थ, लेकिन जो ऑनगोइंग 6 मास एक्सटिंक्शन है, इट इज एंथ्रोपोजेनिक।
ये पूरा का पूरा मैनमेड है. द करंट मास एक्सटिंक्शन विच इज गोइंग ऑन इज प्योरली एंथ्रोपोजेनिक, प्योरली मैनमेड. ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स को जब ह्यूमंस ने कॉलोनाइज किया, इन्वेड किया, तो कुछ टाइम के अंदर अंदर 2000 से ज्यादा नेटिव स्पीशीज दे गॉट एक्सटिंक्ट. कुछ भी रीजन हो सकता है, चाहे अपने मजे के लिए हंटिंग की हो, चाहे अपने खाने के लिए हंटिंग की हो, चाहे उन्होंने इतने रिसोर्सेज यूज करने स्टार्ट कर दिए जो चिड़िया के लिए थे. मान लो कोई पेड़ है, अच्छे अच्छे फल बना रहा था, जब ह्यूमंस थे ही नहीं तो वो चिड़िया आराम से फ्रूट्स खा के जिंदा रहती थी. लेकिन ह्यूमन ने इन्वेजन कर दिया, ह्यूमन उन फ्रूट्स को खाने लगा, चिड़िया के लिए खाना कम हो गया. तो कोई भी रीजन हो सकता है. तो कॉलोनाइजेशन से 2000 बर्ड्स गॉट एक्सटिंक्ट. इसके अलावा IUCN एक रेड लिस्ट इशू करता है. इस रेड लिस्ट में बहुत सारी कैटेगरीज बनाई जाती हैं और ऑर्गेनिज्म को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें कैटेगराइज किया जाता है कि पॉपुलेशन को ज़्यादा खतरा है, कम खतरा है. तो 784 एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं इन द पास्ट 500 ईयर्स. और इस 784 में से अराउंड 338 वर्टिब्रेट्स, अराउंड 359 इनवर्टिब्रेट्स और अराउंड 87 प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए हैं. पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं. तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो डेटा है इट इज स्टिल अ बिट ओल्डर. आज की डेट में अगर तुम IUCN की साइट पे जाके देखोगे तो कंडीशन और बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी. कुछ जो रीसेंट एक्सटिंक्शंस हैं, डोडो गॉट एक्सटिंक्ट इन मॉरिशस. डोडो वाज अ फ्लाइटलेस बर्ड. क्वागा गॉट एक्सटिंक्ट इन अफ्रीका. क्वागा जो था वो जेब्रा या हॉर्स जैसा ऑर्गेनिज्म था. थाइलासीन, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने नाम पढ़ा होगा तस्मेनियन वुल्फ का. तो तस्मेनियन वुल्फ जो है आपका, दैट इज योर थाइलासीन, वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सटिंक्टेड है. सेलर्स सी काउ. सेलर्स सी काउ जो है वो एक एक्वेटिक मैमल है, सॉरी एक्वेटिक मैमल था, एक्सटिंक्ट हो चुका है रशिया में. एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जावा, कैस्पियन के सी के आसपास पाई जाने वाली जो टाइगर की सब स्पीशीज हैं, दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट. These are some recent extinctions. More than 15,500 species. They are facing threat of extinction. 15,500 से ज्यादा स्पीशीज हैं जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है. 12% बर्ड स्पीशीज खतरे में है, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस एंड 31% जिम्नोस्पर्म्स. इनको बहुत खतरा है एक्सटिंक्ट होने. एक्सटिंक्ट होने के बहुत सारे रीजंस दिख रहे हैं हमें. इफ द ऑर्गेनिजम्स हैव अ लार्ज बॉडी साइज, भाई लार्ज बॉडी साइज है तो उसको मेंटेन करने के लिए खाना भी उतना खाना पड़ेगा. ज़्यादा खाना खाना है तो उसके लिए आपके जो नीचे के लेवल्स पे लोग हैं का नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए. हाई ट्रॉफिक लेवल, हमने 10% लॉस स्टडी किया था. 10% में हमने क्या कहा था, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पे जाओगे वैसे वैसे एनर्जी कम पहुंचती है. ऊपर के लेवल पे हमने कहा था रेस्पिरेटरी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी पहुंच कम रही है, तो आपको अपने बॉडी साइज को, अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा. फिक्स्ड माइग्रेटरी राउट्स, अगर माइग्रेटरी राउट्स फिक्स्ड होते हैं तो हम जैसे ह्यूमंस और जो उस ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्रेडेटर होंगे को पता होता है कि अच्छा इस रूट से ही ऑर्गेनिज्म पास करेगा, तो ह्यूमंस उसकी हंटिंग कर सकते हैं, नेचुरल प्रेडेटर वहां उसकी हंटिंग कर सकता है. इसके अलावा पॉपुलेशन साइज पहले से स्मॉल हो तो भी खतरा है.
और अगर रिप्रोडक्टिव रेट कम है, उस ऑर्गेनिज्म का नेचुरल बर्थ रेट कम है, तो अगर कोई एकदम से चेंज आता है एनवायरनमेंट में, तो वो छोटी सी पॉपुलेशन तो इमिजिएटली अडेप्ट कर नहीं पाएगी। रिप्रोडक्टिव रेट कम चल रहा है तो अडेप्टेशन होगी कैसे? तो दीज आर सर्टेन ससेप्टेबिलिटीज, सर्टेन रीजन कि क्यों कोई ज्यादा एक्सटिंक्ट होने के खतरे में होता है। जब हम बात करते हैं रेड लिस्ट की, तो रेड लिस्ट में ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डाला जाता है। एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, अर्थ पे उसका लिविंग मेंबर रिकॉर्डेड ही नहीं है। सेकेंड कैटेगरी है हमारी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि वो नेचुरल कंडीशन में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इट इज एक्सटिंक्ट इन द नेचुरल कंडीशन, बट कंजर्व्ड फॉर्म में, चाहे जू हो, चाहे बोटानिकल गार्डन हो, चाहे टिश्यू कल्चर हो, चाहे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा हो, किसी ना किसी तरीके से आपने उसको कंजर्व किया है, नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गया, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया। फिर आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर आते हैं हमारे एंडेंजर्ड। फिर आते हैं हमारे वल्नरेबल। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर दे आर रेफर्ड एज थ्रेटेंड स्पीशीज। एक साथ सबको हम बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज, थ्रेटेंड कैटेगरीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इमीडिएट फ्यूचर में खतरा है, एंडेंजर्ड मिड टर्म फ्यूचर, आने वाले कुछ सालों में खतरा है, और वल्नरेबल जिनको अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। इसके अलावा टोटल रेड लिस्ट जो है 8 कैटेगरीज बनाता है। बाकी की जो 3 कैटेगरीज है हमारी, एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं लो रिस्क कैटेगरी, उसको ऐसा कोई खतरा नहीं है। एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी, कि उस पर अभी काम चल रहा है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और कुछ होते हैं नॉट इवेलुएटेड, आपको पता है उनको आज की डेट में कोई खतरा नहीं है। तो एक्सटिंक्ट मतलब अर्थ से रिकॉर्डेड है ही नहीं अब वो, ना नेचर में ना कंजर्व्ड फॉर्म में। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब नेचुरल कंडीशन में खत्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कंजर्व्ड हैं लेकिन। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बिल्कुल अभी इनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, एंडेंजर्ड आने वाले कुछ टाइम में, वल्नरेबल की जिनको ध्यान ना दिया जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो हम कॉजेस की बात करते हैं तो देयर आर 4 मेजर कॉजेस, और इन 4 कॉजेस को एक साथ कहा जाता है ईवल क्वार्टेट। क्वार्टेट वर्ड आ रहा है 4 के लिए, ईवल क्योंकि ये डेंजरस है, तो द 4 कॉजेस आर रेफर्ड एज ईवल क्वार्टेट। इनमें से पहला इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इसके लिए एनसीईआरटी ने लिख के दिया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। तो कभी मान लो क्वेश्चन आ जाता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एक्सटिंक्शन, तो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वाला फ्रेज हैबिटेट लॉस के लिए, तो हम इसी को चूज। फिर उन्होंने लिखा कि पहले 14% लैंड सरफेस, 14% of earth was covered with the forest, and now no more than 6%। अब 6% से भी कम हो गया, पहले 14% से भी ज्यादा था। Amazon rainforest, they are referred as lungs of the planet। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट बॉडी इज Amazon। कितना सारा CO2 एब्जॉर्ब करके फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं।
That is why they are acting as lungs of the planet. They are being cleared for soybean cultivation and for raising beef cattle. इसके अलावा अमेजोन फॉरेस्ट को इसी चैप्टर में आगे दे रखा है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, पूरे एटमॉस्फेयर की जो 20% ऑक्सीजन है वो अकेला अमेजोन रेन फॉरेस्ट रिलीज करके दे रहा होता है. सेकेंड रीजन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता. वो ध्यान रखता है कि जितने की जरूरत है उतने को खाना है, उससे ज्यादा को खाना नहीं है. लेकिन ह्यूमंस ने ऐसा नहीं किया. ह्यूमंस अपने मजे के लिए किलिंग करते थे. उनको अगर खाना है या नहीं भी खाना, बहुत ज़्यादा किलिंग कर देते हैं. वेस्टेज की हैबिट, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, डोडो, थाइलासीन, ये सारे के सारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए थे, इसीलिए एक्सटिंक्ट हो गए. फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन. बाहर से कोई आया, उसने आपके एरिया पे कब्जा किया और आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, आप दब गए और आपके एक टाइम बाद स्पीशीज का खात्मा हो गया. तो व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड, चाहे अनइंटेंशनली, जैसे हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि यूरोपियंस जब वीट लेके आए तो साथ में बहुत सारा पार्थीनियम आ गया इंडिया के अंदर. और पार्थीनियम को इंडिया का हैबिटेट इतना बढ़िया लगा कि वो इमेंसली ग्रो करने लग गया. या फिर डेलिबरेटली आप कहेंगे, आपने कहा ये पौधा बड़ा अच्छा है, आप वो पौधा लेके आ गए कहीं और. जैसे कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कंपटीशन में दिया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस को जानबूझकर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन रैपिडली फैलना शुरू हो गया. तो कोई भी रीजन हो, दे कैन टर्न इनवेजिव. वो इतना रैपिडली ग्रो करेंगे कि वो इन्वेड, जबरदस्ती ग्रो कर रहे हैं अब वहां पे. इट कैन कॉज डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज. जो वहां के लोकल मेंबर्स हैं वो या तो पॉपुलेशन में कम हो जाएंगे या बिल्कुल एक्सटिंक्ट, खत्म हो सकते हैं वहां से. मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसको साइट करने के. नाइल पर्च, नाइल पर्च की इमेज देखना, ऑलमोस्ट 4 फुट 5 फुट की इतनी लंबी मछली हो सकती है. उसको लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया था. और जब इंट्रोड्यूस किया, इमेजिन 4 से 5 फीट लंबी मछली. तो मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लेट फिश गॉट एक्सटिंक्ट. सिक्लेट छोटी फिशेस की वैरायटी होती है. तो 200 से ज्यादा मेंबर्स उसके एक्सटिंक्ट हो गए. इन्वेजिव वीड स्पीशीज, कैरेट ग्रास हमने कहा था पार्थीनियम को बोलते हैं. ऐसी एक मेंबर है लैंटाना, और ऐसे ही हमारा आइकॉर्निया, वाटर हायसिंथ. वाटर हायसिंथ को यूरोपियंस ने जानबूझकर इंट्रोड्यूस किया था. पार्थीनियम अनइंटेंशनली आया था. लैंटाना डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया गया था. तो दे टर्न्ड इनवेजिव. वो जिस एरिया में ग्रो करते हैं इतने रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं कि लोकल पॉपुलेशन को हार्म होने लग जाता है. थर्ड एग्जांपल, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश. अफ्रीकन कैटफिशेस के इलीगल इंट्रोडक्शन से जो हमारी लोकल कैटफिशेस हैं उनको खतरा हुआ. तो ये 2 एग्जाम्पल इंडिया का है, और नाइल पर्च का एग्जाम्पल लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका का है. एंड द लास्ट मेंबर ऑफ ईगल क्वार्टेट इज को एक्सटिंक्शन. हमने कहा था को एवोल्यूशन होता है. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ मिलकर इवॉल्व करता है, चाहे वो पैरासिटिज्म के लिए करे, चाहे प्रेडेशन के लिए करे, चाहे प्रोटो कोऑपरेशन हो, चाहे म्यूचुअलिज्म हो, आपस में मिलके इवॉल्व हो रहे हैं. हमने कहा था, हमने पढ़ा था कि मान लो आज की डेट में ऑफराइस एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो ऑफराइस के एक्सटिंक्शन से बीज को भी फर्क पड़ेगा. कल को बीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ऑफराइस को फर्क पड़ेगा.
फाइकस की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ब्लास्टोफेगा को दिक्कत हो जाएगी। ब्लास्टोफेगा एक्सटिंक्ट हो गए, युक्का को फाइकस को ऑटोमेटिकली दिक्कत हो जाएगी। तो एक के मरने से दूसरे को हार्म होता है। 11th में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि अगर आप पाइनस के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं प्रोवाइड कराओगे तो पाइनस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यही रीजन है को एक्सटिंक्शन, कि वो आपस में ऐसे इवॉल्व हैं दैट व्हेन अ सिंगल स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट, तो जो भी उस पर डिपेंडेंट प्लांट या एनिमल होगा वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो अडेप्टेशन चेंज कर लेगा। मान लो कोई इवेंट हुआ और सारे के सारे फाइकस मेंबर्स अर्थ के अफेक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं ओवरनाइट, बट धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है उनकी, तो ब्लास्टोफेगा की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होती जाएगी। दिस आर दी 4 रीजंस। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, इसके अलावा को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर अब सेगमेंट आता है कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों है। Why should we conserve biodiversity? So first is narrowly utilitarian. Narrow utility वर्ड का रूट क्या है हमारा यहाँ पे? नैरो यूटिलिटी, छोटी सोच, सिर्फ अपने फायदे के लिए आप नेचर को बचा रहे हो। तो ह्यूमंस दे डिराइव डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। हमारा सारा खाना, जितने भी हम सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल्स की बात करते हैं, सब आ रहा है फायरवुड, जलाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन के लिए जो टिम्बर हार्डवुड मटेरियल है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, गम्स, टैनिन्स, रेजिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स, सारे इनसे आ रहे हैं। बहुत सारे मेडिसिन। तो आपको सिर्फ ये है कि भाई ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है इसलिए मुझे इसे बचाना है, तो उससे हम कह रहे हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। डायरेक्ट प्लांट सोर्स से 25% से ज्यादा ड्रग्स आती हैं। 25,000 प्लांट स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, ग्रीक्स का यूनानी मेडिसिन सिस्टम, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम्स, मेडिसिनल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो मोर देन 25,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की जहां से दवाइयां आ रही हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है रिसर्च में जिसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट मतलब किसी चीज की अपॉर्चुनिटी का पता लगाना, उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। इट इज एक्सप्लोरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आप गए, आपको एक पौधा मिला, आपने देखा ये पौधा अनडिस्कवर्ड है, उसकी डिस्कवरी कर दी अच्छे से। अब आपने जब उसकी डिस्कवरी करी तो आप ये भी देखोगे साथ साथ कि वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। ह्यूमंस ऑलवेज हैव वन सेल्फिश एंगल। तो जब आप उसके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए रिसर्च करोगे ना, उसके अंदर कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या जीन्स हैं, उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डाइवर्सिटी कैसी है, कितना पैसा दे सकता है वो आपको बना के, उसको आप बोलते हो बायो प्रोस्पेक्ट। इसी का ऑपोजिट है बड़ी सोच, तो वो है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। यूटिलिटी मतलब इस्तेमाल, यूटिलिटेरियन इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट। तो बड़ी सोच के लिए हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी का एक मेजर रोल है हमारे एनवायरनमेंट में। सारी इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमने पढ़ी थी कि भाई एक एक नेचुरल एस्थेटिक प्लेजर है, सुंदरता है। नेचुरली आपका एयर वाटर प्योरिफिकेशन है, ड्रॉट का, फ्लड का मिटिगेशन है, पॉलिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन है। ये सारे आपके एक ब्रॉड व्यूज हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है। तो बड़ी सोच ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, छोटी सोच नैरो माइंडेडनेस नैरोली यूटिलिटेरियन। और फिर आता है एथिकल आर्ग्यूमेंट। एथिकल आर्ग्यूमेंट की आप बात करते हो तो इसमें आपका सारा फिलॉसफी,
आपके सारे मॉरल कॉन्सेप्ट, आपके सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, ये सब आ जाते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि भाई आप अपने मजे मजे के लिए, कई बार होता नहीं ऐसे, आप कहीं जा रहे होते हो, पेड़ पौधे लगे होते हैं, बस ऐसे हाथ पकड़ो और सारी पत्तियां तोड़ दी उस, कहीं भी ऊपर पेड़ है, हाथ पकड़ा तोड़ दिया, फूल देखा तोड़ दिया। तो कितनी बार हमें समझाया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सारे आपके फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल रीजंस हैं। कितने सारे प्लांट्स हैं जिनको रिलीजियस वैल्यू से जोड़ा जाता है, उनके साथ कुछ गलत आप नहीं करते हो। तो दीज आर द रीजंस टू कंजर्व, क्यों करना चाहिए। फिर सवाल आता है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तुमने ये तो स्टैब्लिश कर लिया कि तुम्हें उसको कंजर्व करना है। अब सवाल आता है कि कंजर्व कैसे करना है। तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं XC2 स्ट्रैटेजी। XC2 स्ट्रैटेजी मतलब अवे फ्रॉम साइट, उस जगह से हटा के आप कहीं और अपने जानवरों को, अपने पौधों को रखोगे, तो ये कहलाता है XC2 स्ट्रैटेजी। तो जितने भी हम बायोलॉजिकल या बोटानिकल गार्डन्स देखते हैं, जितने भी हम जू के कॉन्सेप्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क देखते हैं, जू और सफारी पार्क में डिफरेंस है, जू के अंदर जानवर केज में होते हैं, हम आराम से खुला घूमते हैं। सफारी पार्क में जानवर नेचुरली खुले छोड़े जाते हैं, आपको जीप वगैरह में बिठा के भेजा जाता है। यहाँ पे नेशनल पार्क नहीं आ रहा, यहाँ पे सैंक्चुरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं आ रहे। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क XC2 है, अलग से आप एक जगह पे वो सफारी क्रिएट कर रहे हो। नेचुरल पार्क सैंक्चुरीज उस ओरिजिनल जगह पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर की सारी टेक्निक हमने पढ़ी थी, आप वहां भी कंजर्व कर सकते हो चीजों को। फिर हमने पढ़ा था लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायो प्रिजर्वेशन में आप रख सकते हो सैंपल्स को। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के XC2 स्ट्रैटेजीज हैं। नेक्स्ट आता है इन सीटू, उसी जगह पर, इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन। वो जो जगह है उसी जगह पर आप उसे प्रोटेक्ट करोगे। तो एक कॉन्सेप्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स। पहले 25 हॉटस्पॉट्स थे, 9 वर एडेड लेटर, 34 टोटल हो गए। इस तरीके से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है और फिल इन द ब्लैंक्स आ जा सकता है कि अर्लियर कितने थे, बाद में कितने है, तो टोटल कितने हो गए। तो अर्लियर 25, बाद में 9, टोटल केम अप टू बी 34। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, अगर आप पता लगा लेते हो कि दिस एरिया इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो मास एक्सटिंक्शन के रेट्स 30% से रिड्यूस हो रहे हैं, जहां जहां आपने उसको सही आइडेंटिफाई किया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूरे दुनिया के आप एक साथ जोड़ लो तो लेस देन 2% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पूरे दुनिया के हॉटस्पॉट का जो लैंड एरिया है वो 2% से भी कम है, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन से मास एक्सटिंक्शन का रेट 30% से कम हो रहा है। तो इमेजिन करो, इतना छोटा एरिया, अगर आप सिर्फ इतने एरिया को भी प्रोटेक्ट कर लो तो मास एक्सटिंक्शन 30% से रिड्यूस होता जा रहा है। कितनी रिच डाइवर्सिटी होगी इन एरियाज की। 3 क्राइटेरिया है जिससे आप बताओगे कि भाई इस एरिया को हॉटस्पॉट बोला जाएगा या नहीं। तो पहला क्राइटेरिया, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। टाइप ऑफ स्पीशीज जो पाई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिक मतलब दैट स्पीशीज इज फाउंड ओनली इन दैट एरिया। वो स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पाई जाएगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो उसे हम कहते हैं एंडेमिज्म।
एंडेमिक, सिर्फ वहीं पर। तो एक तो उस एरिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसी डाइवर्सिटी जो सिर्फ वहीं मिलती है वो बाकी दुनिया में मिलेगी ही नहीं कहीं। एंड थर्ड, उनको हैबिटेट लॉस का खतरा है, वहां पर किसी भी रीजन से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का खतरा है, तो आप उस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दोगे। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका का, इंडो बर्मा और हिमालयन, ये 3 एरिया हैं जो इंडिया को कवर कर रहे हैं। कंफ्यूजन जो आती है तुम्हें वो आती है कि श्रीलंका बर्मा क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो जो हॉटस्पॉट्स डेजिग्नेट किए जाते हैं वो एक कंट्री को नहीं किया जाता, वो एक एरिया को किया जाता है। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका का एरिया इज अ हॉटस्पॉट। तो श्रीलंका अलग कंट्री, वेस्टर्न घाट्स इंडिया के पास। ऐसे ही इंडो बर्मा रीजन, तो इंडिया के अंदर जितना भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो सारा इसमें आता है। बर्मा में सारा आपका म्यांमार, सारा साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब इसके अंदर आता है। हिमालयन रीजन की डाइवर्सिटी, हिमालयन रीजन की डाइवर्सिटी हम देखते हैं तो इंडिया की बहुत बड़ा एरिया उसमें कवर होता है। नेपाल का कितना सारा एरिया उसमें कवर हो रहा होता है, चाइना की कितनी डाइवर्सिटी उसमें कवर हो रही होती है। फिर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने के बाद करोगे क्या? तुमने अभी क्या किया, खाली हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया कि भाई इस जगह को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो हो गया तुम्हारा हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करना। लेकिन अब करोगे क्या? तो 4 चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। पहली चीज, उस एरिया को आप एक नेशनल पार्क बना सकते हो। इंडिया हैज अराउंड 90 नेशनल पार्क्स, और यहाँ पे फ्लोरा फोना दोनों को कंजर्व किया जाता है, प्लांट एनिमल दोनों पे ध्यान दिया जाता है। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 448 है, एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है, मोर देन 450। तो दोनों में से जो भी सूटेबल ऑप्शन लगे वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एनिमल की प्रोटेक्शन पे ध्यान होता है, और यहाँ पर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कंजर्व सस्टेनेबल मैनर में। नेशनल पार्क से कोई प्रोडक्ट नहीं लिया जाता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, 14 है, अगेन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आप ट्राइबल जो वहाँ की पॉपुलेशन रहती आई उनको छेड़खानी नहीं करते। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, यूनेस्को ने चलाया था, यूनाइटेड नेशंस का एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट किया था। तो उसके अंतर्गत इंडिया में सारा बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया। और फिर आते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, पवित्र जंगल। रिलीजियस पर्पसेस के लिए ह्यूमंस ने बहुत सारे एरिया को डेजिग्नेट किया होता है कि नहीं ये बहुत ही पवित्र एरिया है, इट इज़ अ वेरी वर्चुअस, इट इज़ अ वेरी सैंक्टिफाइड एरिया, यू आर नॉट सपोज टू डैमेज इट, वहाँ पे कोई हार्म नहीं करना है आप। तो उनको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव। दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट। प्रिस्टीन मतलब अटमोस्ट प्योरिटी, बिल्कुल क्लियर, एकदम पवित्र, एकदम साफ। तो वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी, कोई गंदगी, कोई कुछ डैमेज करता है। तो खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स का रीजन, सरगुजा चंदा बस्तर के इलाके, इवन दो एनसीईआरटी ने मध्य प्रदेश लिखा है बट टुडे चंदा बस्तर के मेजर एरियाज दे फॉल इनटू छत्तीसगढ़। तो वो गए सेक्रेड फॉरेस्ट, और एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो मेघालय का रीजन है वहां पे ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं ये बिल्कुल आपका आखिरी रेफ्यूज है, आखिरी सहारा है जिसके बेसिस पर आप वहां की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं उन एरियाज के अंदर। तो ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है कंजर्वेशन की। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव, वो जो नेचुरल एरिया है उसी को प्रोटेक्शन कर लेते हो। बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, सफारी पार्क्स,
वहां पे आप जानवर को ओरिजिनल एरिया से हटाते हो, उस एरिया में लेके जाके रख के स्टैब्लिश कर। जू में जानवर बंद, हम खुले, सफारी में जानवर खुले रहते हैं, हमें बंद करके रखा जाता है, हमें जीप में लेके जाया जाता है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जगह है इंडिया में। लायन के लिए हमें पता है गिर नेशनल पार्क है गुजरात का। टाइगर के लिए कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड। हजारीबाग सेंचुरी है झारखंड में। सुंदरबंस है बंगाल में। रणथंबोर राजस्थान। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांदीपुर है मैसूर में कर्नाटका। नागार्जुना श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा असम, मानस असम, दोनों राइनोसेरोस के लिए फेमस हैं। एलिफेंट्स के लिए पेरियार, सिंपलीपाल, मानसपुर, बांदीपुर, ये सारे फेमस हैं। फिर बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई हैं कि नेचर को कंजर्व करना है। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसी मीटिंग को अर्थ समिट कहा गया था या यूएन सीड कहा गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डे जनेरो में हुआ था, ब्राजील में, 1992 में। और बहुत सारे इन्होंने गोल्स अप्रूव किए थे। तो वो जो गोल्स इन्होंने बनाए थे कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अचीव करने हैं, उन गोल्स की लिस्ट को स्पेशली नाम दिया गया था एजेंडा 21। ऑल द गोल्स दैट वर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड बाय ऑल द कंट्रीज फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहानिसबर्ग में 2002 में, साउथ अफ्रीका में। और फिर करते करते और बहुत सारी मीटिंग्स धीरे 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 की रही थी। इस तरीके से ये सारे के सारे कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आई हमारी। ऑलराइट, थैंक यू।